स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल किताब में। अभी तक हम लोगों ने पावर प्लांट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन MCQ सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिफ्लेक्टर का कार्य होता है। जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है उसका क्या काम होता है। ऑप्शन दिए हुए न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना, न्यूट्रॉनों को सोखना मतलब एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉन लीकेज को कम करना। तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें रिफ्लेक्टर का कार्य होता है, न्यूट्रॉनों को लीकेज को कम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन लीकेज को कम करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन घूमता है। तो जो आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है, तो पहले आप लोगों को स्ट्रोक बता दूं स्ट्रोक किसे कहते हैं। जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन हो गया, यहाँ से ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक और ये क्रैंक शाफ्ट। इस तरीके से जब हमारा पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आएगा मतलब TDC से BDC की ओर आएगा, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर आएगा, तो हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाएगा मतलब BDC से TDC की ओर जाएगा, तब दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट होगा। फिर तीसरे स्ट्रोक में फिर नीचे आएगा और चौथे स्ट्रोक में फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा 4 स्ट्रोक है, तो 4 स्ट्रोक में पिस्टन हमारा कितनी बार मूव करेगा। 4 स्ट्रोक में हमारा अभी आप लोगों ने देखा कि 4 स्ट्रोक में पिस्टन 4 बार मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक कितने चक्कर लगाता है। ठीक, तो जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें आप लोग स्ट्रोक समझ ही गए होंगे। यदि पिस्टन हमारा TDC से BDC या BDC से TDC की ओर जाता है तो हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमारा एक बार पिस्टन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पर क्रैंक शाफ्ट हमारी 180 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, हमारी क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करती है। मतलब अगर पिस्टन एक बार नीचे और एक बार ऊपर चला जाए तो 2 स्ट्रोक कंप्लीट हुए। तो 2 स्ट्रोक में हमारा क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी, पूरा 360 डिग्री। मतलब एक स्ट्रोक में हमारी क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमती है, तो 2 स्ट्रोक में कितना घूमेगी, 360, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर घूमेगी, एक चक्कर में, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है संपीड़न अनुपात होता है मतलब कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं VC/VS, जहाँ पर आपका VC क्या है, ये आपका क्लीयरेंस वॉल्यूम है, क्लीयरेंस वॉल्यूम, और VS क्या है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। क्लीयरेंस वॉल्यूम हम लोग उसे कहते हैं जैसे पिस्टन हमारा TDC में जितना ऊपर तक जा सकता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ तक पिस्टन जा सकता है और सिलेंडर हेड यहाँ तक है, तो पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर के बीच में जो जगह बचती है उसका जो वॉल्यूम होता है वही हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है। और पिस्टन जहाँ से जहाँ तक मोशन करता है, मतलब मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो हमारा क्लीयरेंस वॉल्यूम संपीड़न अनुपात होता है मतलब कंप्रेशन रेशियो होता है, वह आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लीयरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है
फोर स्ट्रोक इंजन की जो हमारी सूचित अश्व शक्ति होती है, मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, वह कितनी होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं P इंटू एल इंटू ए इंटू एन, दूसरा है 2 इंटू पी इंटू एल ए एन, तीसरा ऑप्शन दिया है P इंटू एल इंटू ए इंटू एन, और चौथा ऑप्शन दिया है P इंटू एल इंटू ए इंटू एन बाई 2। तो जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें इंडिकेटेड जो पावर होती है वो आपकी होती है P इंटू एल इंटू ए इंटू एन बाई 2 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में दहन होता है। दहन किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए समान मिश्रण के कारण, दूसरा दिया है असमान मिश्रण के कारण, और तीसरा दिया है लेमिनार के कारण, और चौथा ऑप्शन दिया है ए एंड बी। तो जो आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है उसमें जो कंबक्शन होता है वह असमान मिश्रण के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, असमान मिश्रण। एक चीज़ और बता दें आपको, जो आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं या इनको हम लोग CI इंजन भी बोलते हैं, तो CI इंजन आपका डीजल इंजन कहलाता है और SI इंजन आपका पेट्रोल इंजन होता है। SI इंजन आपका पेट्रोल इंजन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, ईंधन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जब हमारा फ्यूल सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो आपका फ्यूल है वो बारीक फुहारे छोटे छोटे टुकड़ों की, छोटे छोटे कणों के रूप में स्प्रे किया जाता है। तो उसकी जो प्रक्रिया है वह आपका एटोमाइजेशन कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एटोमाइजेशन। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एटोमाइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च गति संपीड़न इंजन कार्य करते हैं, मतलब हाई स्पीड CI इंजन, संपीड़न इंजन है हाई स्पीड, CI इंजन कौन सी साइकिल पे कार्य करते हैं? तो जो आपके हाई स्पीड CI इंजन होते हैं वह डुअल साइकिल पे कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, डुअल साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल की तुलना में क्या होता है? तो आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी फ्यूल या आपका सब्सटेंस अपने आप जलने लगता है, मतलब स्वतः जलने लगता है, वह टेम्परेचर आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। तो डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वह पेट्रोल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीजल इंजन में फ्लाई व्हील किस प्रकार का लगा होता है? तो जो आपका डीजल इंजन होता है उसमें फ्लाई व्हील हैवी फ्लाई व्हील होता है, क्योंकि डीजल इंजन आपका हैवी गाड़ियों में यूज होता है और हैवी गाड़ियों में यूज होने के कारण आपका इसमें हैवी फ्लाई व्हील भी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, गैस टरबाइन कार्य करता है। जो आपकी गैस टरबाइन होती है वो कौन सी साइकिल पे कार्य करती है? ऑप्शन जूल साइकिल, कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, और चौथा ऑप्शन दिया है ब्रेटन या एटकिंसन साइकिल। तो जो आपकी गैस टरबाइन होती है वह ब्रेटन या एटकिंसन साइकिल पे कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, खुला चक्र गैस टरबाइन कार्य करता है। जो आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन होती है वो कौन से साइकिल पे कार्य करती है? ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो जो आपकी ओपन साइकिल गैस टरबाइन होती है वो ब्रेटन या एटकिंसन साइकिल पे वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, गैस टरबाइन में वायु तथा ईंधन का अनुपात होता है। जो आपका गैस टरबाइन होती है उसमें
एयर और फ्यूल का रेशियो क्या होता है? एयर रेशियो फ्यूल। इसमें जो आपका एयर और फ्यूल का रेशियो होता है वो है 50:1 होता है। मतलब अगर 50, अगर इसको ग्राम में या किलोग्राम में बात करें तो 50 ग्राम अगर एयर रहेगी तो 1 ग्राम आपका फ्यूल रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 50:1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, गैस टरबाइन में मुख्यतः किस प्रकार का संपीड़क प्रयोग किया जाता है? संपीड़क की अंग्रेजी होती है कंप्रेसर। तो जो आपका गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन में आपका एक्सियल टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एक्सियल टाइप कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, गैस टरबाइन की दक्षता में वृद्धि होती है। तो जो आपकी गैस टरबाइन होती है, अगर उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है पुनस्तापक, दूसरा दिया है मध्य शीतक, और तीसरा ऑप्शन दिया है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर हमें गैस टरबाइन की इफ़िशियंसी को बढ़ानी हो तो हम पुनस्तापक का भी यूज कर सकते हैं और इंटरकूलर का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा दोनों मेथड से हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। तो अपरंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो कोयला आपका जो है यह लिमिटेड इसका सोर्स है, तेल ये भी लिमिटेड है, जीवाश्म ईंधन ये भी लिमिटेड है। तो जितने भी ये ऑप्शन हैं ये सारे लिमिटेड हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अभी आपको बताया था अपरंपरागत स्रोत वह हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन यहाँ पे पूछा है आप परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनका लिमिटेड, जो कि हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड ही मात्रा में है। तो ऐसे ईंधनों को हम लोग परंपरागत ईंधन या इस सोर्स को हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो जो आपका जीवाश्म ईंधन है ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत वह है। ऑप्शन दिया जिनकी पुनरावृत्ति संभव है, दूसरा है जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन दिया है उपरोक्त ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी अपरंपरागत स्रोत हैं उनकी पुनरावृत्ति संभव होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति संभव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप होता है। जो सौर ऊर्जा है उसका प्रत्यक्ष रूप आपका फोटोवोल्टिक सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, बायोमास प्राप्त होता है। जो बायोमास होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा है कार्बनिक विधि से, तीसरा है अकार्बनिक विधि से, और चौथा दिया रासायनिक अपघटन से। तो जो आपका बायोमास होता है वह प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र कब बना था? मतलब पहला जो आपका ज्वारीय पावर प्लांट था वह कब बना था? ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1949, तीसरा है 1965, और चौथा ऑप्शन दिया है 1966। तो जो आपका पहला ज्वारीय पावर प्लांट था वह 1966 में बना था। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 1966। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, MHD का पूरा नाम है। MHD का पूरा नाम है। तो जो MHD है उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक
हाइड्रोडायनामिक। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री लहर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? जो हमारा समुद्री लहर के द्वारा जो हमारी बिजली बनाई जाती है वह पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित है? तो ये वाला पावर प्लांट आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, थर्मो आयनिक उपकरण में कैथोड होता है ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका थर्मो आयनिक उपकरण होता है उसमें जो कैथोड लगा होता है वह आपका पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, धनात्मक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्रवीय मेटल MHD जनरेटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका द्रवीय मेटल MHD जनरेटर है उसमें पोटेशियम धातु का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, पोटेशियम धातु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, खुला चक्र समुद्री तापांतर निकाय क्या कहलाता है? तो खुला चक्र समुद्री तापांतर निकाय आपका क्लाउड चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्लाउड चक्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, भाप की सुपर हीटिंग की जाती है कांस्टेंट आयतन पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तीसरा ऑप्शन दिया है कांस्टेंट प्रेशर पर और चौथा ऑप्शन दिया है कांस्टेंट एंट्रोपी पर। तो जो आपका भाप की सुपर हीटिंग होती है वह कांस्टेंट प्रेशर पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, शुष्क भाप को संतृप्त तापमान के ऊपर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो हमारी ड्राई स्टीम है इसको सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम लोग सुपर हीटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सुपर हीटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रिटिकल प्रेशर का मान क्या होता है जहां पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा शून्य होती है? तो इसको समझने के लिए आप लोग इसको देखें। पहले ये एक डोम होता है, यहाँ से इस तरीके से लाइनें आती हैं, यहाँ पर ये जो हीट होती है, यहाँ पर इस हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है इस हीट को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा लेटेंट हीट का मान कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा लेटेंट हीट का मान कम होता जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि जब वहाँ पर लेटेंट हीट जीरो हो जाएगी। देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लेटेंट हीट घटती जा रही है और इस पॉइंट पर लेटेंट हीट का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिक्विड डायरेक्ट आके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग, यहाँ पर का जो प्रेशर है ये पूछा गया है, क्रिटिकल प्रेशर का मान कितना होगा जहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जीरो होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मान क्रिटिकल प्रेशर पर 225.65 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोक कैसे उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, तो कोक जो होता है कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो कोयले को एयर की अनुपस्थिति में अगर हम लोग 48 घंटे तक किसी बंद पात्र में 48 घंटे तक लगातार गर्म करते हैं तो कोक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कोक हमारा कैसे बनेगा? यदि कोयले को किसी बंद पात्र में एयर की अनुपस्थिति में 48 घंटे तक लगातार गर्म किया जाए तो हमारा कोक उत्पन्न होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आज के लिए 30 क्वेश्चंस, अभी तक टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए हैं।
जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें भी मैंने 30 क्वेश्चन करवाए थे और 30 क्वेश्चंस की PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। और आज क्वेश्चन नंबर 31 से 60 जो 30 क्वेश्चंस है, इस 30 क्वेश्चंस की भी PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिसने अभी तक हमारा लेक्चर पहला नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लेक्चर नंबर पहला भी देख सकते हैं और वहाँ से दोनों की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।